हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई फ्रेश वीडियो के अंदर। टॉपिक वही है, चेंज कहाँ करने वाले हैं जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि आपको पता है, अपन ने सिविक्स का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग वो स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें अपन ने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेकर पढ़ा कि जब पावर शेयर नहीं होती है तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी किस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो उनसे अपने को ये लगा कि भी जो अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसी चैप्टर को अपन आगे करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजोरिटिज्म होता क्या है। तो उसकी जो डेफिनेशन बनती है, सवाल बनता है कि मेजोरिटिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज ए मेजोरिटिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो आपकी बुक में भी ग्लोसरी के अंदर इसके बारे में दे रखा है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एक तैयार किया वो बता देता हूँ आपको। When the majority community of the country wants to establish its supremacy over the rest of the communities on the basis of their majority, तो उसको क्या कहा जाता है, मेजोरिटिज्म कहा जाता है। तो ये मेजोरिटिज्म की डेफिनेशन है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन दे दी जाएगी, जैसे मैंने जो बताया वो डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक मेजोरिटिज्म मिलेगा आपको, वो वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, सही करना। अब अगला जो बड़ा सवाल बनता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में, पर 3 नंबर में मोस्टली आता है कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद था। हाउ कैन वी से दैट देयर वाज ए मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है, आपको 3-4 पॉइंट बताने पड़ेंगे। उन 3-4 पॉइंट के आधार पर आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। अब पहला तो क्या है कि जैसे श्रीलंका जो है वो 1948 के अंदर आज़ाद हो, यानी श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस 1948। अब 1948 के अंदर श्रीलंका आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट भी इलेक्ट कर ली जाती है। लेकिन फिर जो सिंगला कम्युनिटी वाले हैं उनके दिमाग में आता है कि अपन मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में है तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए, जो मेजोरिटिज्म की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ये था कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट चुने जाने के बावजूद भी जो सिंगला कम्युनिटी वाले थे उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया और अपनी सुपरमेसी वहां पर क्या कर ली, स्टैब्लिश कर ली, यानी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया उन्होंने श्रीलंका के अंदर। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे जब आपसे पूछा जाता है मेजोरिटिज्म था श्रीलंका के अंदर कैसे। दूसरा क्या है, फिर जो जब उनके कंट्रोल में गवर्नमेंट आ गई तो 1956 के अंदर, ध्यान दीजिएगा सवाल आता है, 1956 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया, यानी एक अधिनियम पारित किया। उस एक्ट के आधार पर उन्होंने जो सिंगला लैंग्वेज थी उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। ठीक है, दे डिक्लेयर्ड सिंगला लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, यानी उन्होंने सिंगला भाषा को वहां की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ मेजोरिटिज्म कैसे, तो मेजोरिटिज्म नहीं है तो और क्या है, वहां पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी तो थे, और भी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने सिंगला भाषा को क्या किया, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, क्योंकि जो सिंगला लैंग्वेज बोलने वाला जो समूह था वो डोमिनेट करता था वहां पर, तो इस वजह से मेजोरिटिज्म। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया, दे स्टिपुलेटेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। फिर उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में संशोधन किया ताकि वो बौद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके, उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण प्रदान कर सके। अब आप कहोगे सर यहाँ कहाँ मेजोरिटी, यहाँ भी तो भाई मेजोरिटिज्म ही है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है, जो सिंगला कम्युनिटी वाले ज्यादातर जिसको क्या कर रहे थे, मान रहे थे, उसको उन्होंने यहाँ क्या किया, प्रोटेक्ट और फोस्टर करने की बात कही। बाकी यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मुस्लिम भी है श्रीलंका के अंदर, हिंदू भी हैं, जैसे 7% अपन ने क्रिश्चियन भी पढ़े थे, और भी तो धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्या करा, यहाँ पर उसको फोस्टर और प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिपुलेट किया। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट आप ये लिखोगे। चौथा जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, दे फॉर्म पॉलिसीज वन बाय वन इन द फेवर ऑफ सिंगला कम्युनिटी। अब जब सरकार उनके कंट्रोल में थी तो एक के बाद एक नीतियां बनाई, और सारी नीतियां ऐसी बनाई जिसमें सिंगला जो समूह के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, चाहे फिर वो जॉब की बात हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज की बात हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, चाहे राइट्स की बात हो।
उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, अधिकार भी उनको ज़्यादा दिए गए, गवर्नमेंट जॉब में भी उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। यूनिवर्सिटी पोजीशन का मतलब आप जानते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या होती है, सीट होती, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से। तो वैसे वहाँ पर भी ये वाला सिस्टम था कि जो यूनिवर्सिटी पोजीशन है ना, वहाँ पर भी सिंगला कम्युनिटी वाले लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। एक पॉइंट ये है। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि जो सवाल आएगा, जो मैंने बताया, हाउ कैन वी से दैट देयर वाज ए मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, उसका सिंपल सा आंसर इन 4 पॉइंट्स के अंदर आपको देना है और आपके 3 नंबर एकदम पक्के हो गए। तो एक क्वेश्चन ये आएगा आपका। अब जब ये सारा मेजोरिटिज्म वाला सिस्टम जो चल रहा था, तो जो दूसरे जो समूह के लोग थे, जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उनको बड़ा अलाइंटेड फील हुआ। यानी उनको एक बेगाने, जो ऐसा महसूस हुआ जैसे अपन तो इस देश के अंदर बेगाने, अपना तो कोई वजूद ही नहीं, जबकि वो इसी देश में पले बढ़े थे, उसके बावजूद उनको इस प्रकार की फीलिंग आई। तो ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिंगला कम्युनिटीज़ वालों के सामने कभी अपनी डिमांड्स नहीं रखी। बहुत बार उन्होंने डिमांड्स रखी कि भाई हमें भी आपकी तरह इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जॉब्स मिलने चाहिए। और उन्होंने ये भी मांग रखी थी कि भाई हमें दूसरे क्षेत्र के लिए रीजनल ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता। क्षेत्रीय स्वायत्ता मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सको, यानी आपका अधिकार हो। बोला जिन क्षेत्रों के अंदर हमारी संख्या ज़्यादा है मेजोरिटी में, जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि जो श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो ईस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पर तमिल कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। बोला आप ये पार्ट हमें दे दो, यहाँ की रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, बाकी आप अपने हिसाब से जो चाह रहे हो देख सकते हो। लेकिन इसके लिए भी मना कर दिया उन्होंने। तो 1980s के अंदर, 1980 के अंदर उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दी, राजनीतिक दल और संगठन बनाने शुरू कर दिए, ताकि वो अपनी जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स ये थी इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रीजनल ऑटोनॉमी, ये वाली जो मांग, उनको और फोर्सफुली वो सिंगला कम्युनिटी वाले लोगों के सामने रख सके। लेकिन इस बार भी उन्होंने इनकार कर दिया, यानी उनकी इन डिमांड्स को उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर जो तमिल कम्युनिटी वाले थे, उनके दिमाग में आया कि ऐसे तो बात बनने वाली है नहीं, यानी जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अपन काम में लेते हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जब इनका विरोध करना शुरू किया, तो फिर उसने सिविल वॉर का रूप ले लिया, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में। सिविल वॉर यानी किसी देश की बाउंड्रीज में जो अलग अलग इश्यूज हैं, चाहे धर्म को लेकर हो, भाषा को लेकर, उनके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच, उसको क्या कहा जाता है, सिविल वॉर कहा जाता है। सिविल वॉर शुरू हो गया। अब सिविल वॉर शुरू हो गया, तो जो सिंगला कम्युनिटी वाले थे उनको लगा अपना क्या नुकसान होने वाला है, अपन तो मेजोरिटी में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो सवाल यही आता है कि जब सिविल वॉर शुरू हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका के लोगों के ऊपर। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो दोनों कम्युनिटीज थी, उनके हजारों लोग, हजारों की संख्या में जो लोग थे इस सिविल वॉर के दौरान मारे गए। 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड, मारे गए। उसमें सिंगला कम्युनिटी के भी लोग थे और तमिल कम्युनिटी के भी लोग थे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को जैसे अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा, यानी जिससे वो अपना कमा कमा के परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, वो रोजी रोटी से, मैनी पीपल लॉस देयर लाइवलीहुड्स, अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। और तो और श्रीलंका के बहुत सारे लोगों को एज ए रिफ्यूजीज, यानी शरणार्थी के रूप में कहीं अलग जगह जाके रहना पड़ गया। तो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ा दोनों कम्युनिटीज को। दोनों कम्युनिटीज को इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। और ये हो रहा किस लिए है सिविल वॉर, क्योंकि जो सिंगला कम्युनिटी वाले हैं वो तमिल कम्युनिटी वाले लोगों के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे इस छोटी सी स्थिति। यानी जब ये सिविल वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले श्रीलंका की इकोनॉमिकली अगर देखा जाए कंडीशन बहुत बेटर थी, अपने इंडिया से भी बेटर थी, डेवलपमेंट हो रहा था, हर चीज़ बढ़िया थी। लेकिन इस सिविल वॉर के बाद में इकोनॉमी के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में श्रीलंका एकदम डाउन हो गया। और ये सिविल वॉर काफ़ी लंबा चला, 2009 तक चला। 2009 के अंदर जाके फिर ये सिविल वॉर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। लेकिन तब तक श्रीलंका की स्थिति बहुत ही क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो यानी इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिला, मेजोरिटिज्म के आधार पर, कि भाई जो मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी वालों के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं। यानी सिंगला कम्युनिटी वाले तमिल कम्युनिटी वाले लोगों के साथ पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को।
तो जैसे अपन ने शुरू में स्टार्ट किया था चैप्टर के हिसाब से, जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में था वही लेके चल रहे हैं। अगर सिंगला कम्युनिटी वाले तमिल कम्युनिटी वालों के साथ पावर शेयर करते तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो ये पावर शेयरिंग का जो सबसे मेन जो प्रॉफिटेबल थिंग होती है वो यही होती है कि अगर आप पावर शेयर कर देते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच, तो फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। तो ये था अपना एक आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें 2-3 सवाल मेजोरिटिज्म वाला है, और कैसे कह सकते हैं कि मेजोरिटिज्म था, फिर कब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए, उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी सिंगला कम्युनिटी वालों के सामने, जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या शुरू हुआ, सिविल वॉर हुआ जैसे अपन ने पढ़ा 1980s के बाद, खत्म कब हुआ 2009 के अंदर, सिविल वॉर की वजह से स्थिति श्रीलंका की एकदम क्या हो गई, खराब हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार करें। और मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन बता भी देता हूँ, आपको उनको कमेंट में उनके आंसर लिखने हैं ताकि मेरे को भी पता चले आप अच्छी तरह से उनका रिवीजन कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, व्हेन डिड श्रीलंका गेट इट्स इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड सिविल वॉर एंड। थर्ड, जो मैंने अभी बताया आपको, मेजोरिटी में कौन था श्रीलंका के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर कौन था। सिंगला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की कब डिक्लेयर किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं, ताकि मेरे को भी लगे बच्चे देख रहे हैं अच्छी तरह से वीडियो को, समझ रहे हैं और उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और फ्रेश वीडियो के अंदर और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, ताकि आप बढ़िया प्रिपरेशन कर सको और बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया आप क्या कर सको, मार्क्स ला सकते हो। मैं तो ये चाहता हूँ, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाने लग रहा हूँ। वीडियो में मेहनत बहुत लगती है, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें सटीक होती। तो आप मेहनत को देखकर, है ना, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत को देखकर लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए और बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।